तो आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री चालू कर रहे हैं और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसके लगातार सीरीज़ आने वाले हैं। तो जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 1757 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कि प्लासी का युद्ध हो चुका है। मतलब कि जो जितना युद्ध वाला चीज़ है मैं उसको साइड में रख रहा हूँ। मैं पॉलिसी से स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे तरीके से पढ़ो। तो मैं पॉलिसी से स्टार्ट कर रहा हूँ कि ब्रिटिश की क्या क्या पॉलिसी आई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में चलती कैसी थी, उसका मैं आपका बेस क्लियर करने वाला हूँ। तो देखो 1757 से 1772, यानी कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया में एक बहुत अच्छा पनाह मिल गया था। तो 1757 से 1772 तक इसके बीच में ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी आपस में उतना रिलेशन नहीं था। आपस में रिलेशन बोलने का ये मतलब है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि अभी लंदन में बैठी है, ब्रिटेन में बैठी है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी में उतना इंटरफेरेंस नहीं करती थी। देखो मैं पहले बेस क्लियर कर देता हूँ। ब्रिटिश गवर्नमेंट वो है जो लंदन में बैठी है, जो इंग्लैंड में बैठी है, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी वो है जो इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए हैं, ठीक है। तो इंडिया में जो ट्रेड करने के लिए आया वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट वो जो इंग्लैंड में बैठी है। हालांकि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं ये भी ब्रिटिश ही हैं, बट इन लोग सिर्फ धंधा करने के लिए आए हैं, ठीक है। इन लोग अभी कोई पॉलिटिकल कंट्रोल बनाए ऐसा कुछ इन लोग का वो रोल नहीं है। बंगाल का एक गवर्नर था जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। ये देखो उसका थोपड़ा, ये वॉरेन हेस्टिंग ऐसे करके बैठा हुआ है। ये 1773 में ड्यूअल सिस्टम एबॉलिश कर दिया। अब ड्यूअल सिस्टम होता क्या है? ड्यूअल सिस्टम बेसिकली ब्रिटिश लोग जो भी एरिया को ऑक्यूपाई करते थे, यानी कि कब्जा कर लेते थे, उस एरिया में अपना एक पपेट रूलर बैठा देते थे। जैसे कि राजस्थान का कोई एरिया कब्जा है तो वहाँ पे राजपूत को बैठा दिए, और महाराष्ट्र के पास का कोई एरिया को कब्जा है तो वहाँ पे मराठा को बैठा दिए। वो बेसिकली इनका पपेट होता था जो इनका सुना करता था, तो पपेट को बैठा देते थे। तो ये कहलाता था ड्यूअल सिस्टम, जिसे वॉरेन हेस्टिंग 1773 में एबॉलिश कर दिया। यानी कि ये अभी तक चला आ रहा था ये सिस्टम, वॉरेन हेस्टिंग ये उंगली वाला काम किए, पपेट वाला सिस्टम हटा दिया। उसके बाद क्या होता है ये देख लो। वॉरेन हेस्टिंग ऐसा दिखता है, थोड़ा फेस के साथ देखते हुए पढ़ोगे तो थोड़ा सा समझ में भी आएगा कि आखिर कौन कौन लोग साले हमारे ऊपर रूल करके गए। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जैसा कि मैं आपको बताया 1757 से लेकर के 1772 इस बीच तक के जो ब्रिटिश थी, जो इंग्लैंड, लंदन, उनका इंटरफेरेंस इस ईस्ट इंडिया कंपनी पे नहीं था। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी इंडिया में ट्रेड कर रही थी, धंधा कर रही थी, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था, ठीक है। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भी ब्रिटिश थे और जो लंदन में बैठे हैं वो लोग भी ब्रिटिश हैं, पर उनका कंट्रोल अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी वाले के ऊपर में नहीं था, ठीक है। फिर ऐसा अचानक से क्या हो गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट सोची कि यार ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग बहुत उछल रहे हैं, अब कंट्रोल बनाना पड़ेगा इसके ऊपर। तो हुआ क्या, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इलीगल ट्रेड करने लगी। ये देखो दिखा रहा हूँ, इलीगल ट्रेड करने लगी और ब्राइब भी लेने लगी, मतलब रिश्वत वगैरह। ये जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ये छोकरे लोग को देख सकते हो भाई, रिश्वत और इलीगल ट्रेड क्या है। अगर किसी एक जगह पे सिर्फ आपको ही व्यापार करने का, धंधा करने का अधिकार मिला हुआ है, इन्हें मोनोपोली मिली हुई थी कि आप ही वहाँ पर जा कर के धंधा पानी करोगे करके, तो मेन क्या है, जब किसी एकाधिकार यानी कि मोनोपोली जब किसी को मिलता है तो वो उसे अब्यूज़ करता ही है। तो इन लोग अदलंगी मचा रहे थे। तो ब्रिटेन यानी कि लंदन में वहाँ पे क्वीन वाला सिस्टम चलता है। तो जो क्वीन है उसे नए नए बिजनेसमैन आए और बोले, अरे यार क्वीन क्या कर रही है साली, तू क्या कर रही है, उधर इंडिया में हमको भी धंधा करना है ना। अकेला उनको पावर मिली हुई है, हमको भी वहाँ पर जा कर के फैक्ट्री कुछ नया लगाना है, अपन भी बढ़िया पैसा वैसा छापेंगे करके। तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई ठीक है, बात तो सही है,
अब हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना है। ये देखो, ये इंग्लैंड का फ्लैग है और ये वांट टू कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी। बट ऐसे कैसे अचानक से कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि उन्हें तो मोनोपोली मिली हुई है। तो इन लोग अपने ही लोग के खिलाफ षड्यंत्र रचे। वो षड्यंत्र क्या था, 1767 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो कि अभी लंदन में बैठी है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंडिया में बैठी है, एक लॉ पास कर दिए कि ऐसा करो, धंधा पानी तो तुम करते हो, थोड़ा बहुत पैसा ब्रिटेन में भी भेज देना, यानी कि लंदन में भी भेज देना। तो इन लोग बोले ठीक है भाई, थोड़ा बहुत चिल्लर पार्टी अपन आपको सेंड कर देंगे। तो 1767 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट लाई, जिसके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर अमाउंट जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से कमा रही है, उस अमाउंट को इन्हें लंदन में भेजना था। बट बाद में सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इतने बुरे हालत में आ जाती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से उल्टा लोन लेना पड़ जाता है। भाई पैसा भेजना तो छोड़ो, लोन लेना पड़ जाता है। अब जब लोन लेने की बात आती है तो पैसा तो तुम दिए नहीं भाई हमें, तो फिर अब ऐसा करो, इन लोग एक मतलब जो एक कहावत होती है ना, ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया, वही वाली स्थिति यहाँ पे हो गई कि पैसा तो तुम चुका नहीं पा रहे हो, अब जो हम बोलेंगे वो तुमको करना पड़ेगा। तो ऐसे करके एक एक्ट पास करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। अब जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, इसमें स्पेशल चीज़ ये हुई, ऐसे कर करके बार बार लगातार एक्ट आए, और वो सारे एक्ट में ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसकी पावर बढ़ते जा रही थी और जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी पावर कम होते जा रही थी। आप लोग पूछोगे कैसे हो गया, तो देखो भैया, सबसे पहले ये उदास सा चेहरा देख लो, वॉरेन हेस्टिंग का है, ठीक है, क्योंकि इसे ही परेशान किया जा रहा था लगातार। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड था उस टाइम, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड था, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इसकी पावर को कम करने लग रही थी। इसका क्या, पूरा का पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर को कम करने लग रही थी। जो एक्ट है वो लगातार एक्ट आए, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की पावर बढ़ गई और जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी पावर को कम किया गया। पीट्स इंडिया एक्ट में फिर से पावर को कम किया गया। फिर जो ये जो चार्टर एक्ट है, इसमें आप देखोगे 20-20 साल का डिफरेंस है, 20-20 साल का हर एक चार्टर के बीच का डिफरेंस है। बेसिकली एक चार्टर साइन होता था यहाँ पे कि हर 20-20 साल में मतलब आपको धंधा करने का वो मिलता था लाइसेंस, कि जैसे चार्टर एक्ट 1793 में एक बार लाइसेंस मिल गया कि 20 साल के लिए आप धंधा कर सकते हो। फिर 1813 में फिर एक बार मिल गया, 1853 में फिर मिला। जो लास्ट वाला जो चार्टर एक्ट था वो लास्ट था, यानी कि मतलब उसकी तो बात बाद में करेंगे, बट एक ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ पे हर बार 20-20 साल के लिए लाइसेंस मिल रहा था, बट लास्ट वाले चार्टर एक्ट में ये बोल दिए कि हम जब चाहे तुम्हें हटा सकते हैं, यानी कि जो 20 साल वाली जो सियोरिटी थी वो अब हट गई, अब मतलब चाहे तो तुम्हें कल भी हटा दें, ऐसा वाला सीन था। तो जो जैसे जैसे एक्ट आते गए ब्रिटिश के, ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर कम होते गई, और 1853 के होते तक तो एकदम ऐसा हो गया था कि अब तो तुम बचोगे नहीं बेटा, है नहीं, जब मन करेगा कल ही निकल लो, ठीक है। अब समझते हैं रेगुलेटिंग एक्ट था क्या। अब जो वॉरेन हेस्टिंग, जो आप इस थोपड़े को देख रहे हो, ये देखो, इस थोपड़े को देख रहे हो, ये बंगाल का गवर्नर था, ये बंगाल का गवर्नर था, और इसकी पोस्ट को छेड़छाड़ करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, ठीक है। अब ये बात आपको थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यानी कि जीजी बना दिया, जी से जीजी बना दिया। अब इधर का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ये है, ईस्ट इंडिया कंपनी वो है जो इंडिया में आकर के धंधा कर रही है ना। तो इसके 3 प्रेसिडेंसीज थे। प्रेसिडेंसीज बोले तो इनके अड्डे, जहाँ पे धंधा किया करते थे, जो मेन इनका ऑफिस हुआ करता था।
तो इनके 3 ऑफिस हुआ करते थे, बंगाल में होता था, मद्रास में होता था, बॉम्बे में होता था। तो इसे कहते हैं प्रेसिडेंसीज। जैसे बंगाल प्रेसिडेंसीज बोलूँगा, यानी कि वहाँ पे अपने एक धंधा खोल के बैठे हैं, मद्रास में खोल के बैठे हैं, बॉम्बे में खोल के बैठे हैं। तो अभी तक ये होता था, मतलब ये रेगुलेटिंग एक्ट आने के पहले ये होता था कि जो बंगाल है वहाँ पर भी एक गवर्नर ऑफ बंगाल बैठेगा, इधर गवर्नर ऑफ मद्रास बैठेगा, इधर गवर्नर ऑफ बॉम्बे बैठेगा। यानी कि तीनों की तीनों प्रेसिडेंसीज के लिए एक इंडिविजुअल एक गवर्नर हुआ करता था। अब क्या हुआ, जो बंगाल है उसका गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिए। ये मतलब ये जो भाई साहब है चिंतामणि, ये गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए। बट इस टाइम अगर सोचने वाली बात यह है कि जो मद्रास और बॉम्बे है वहाँ पे अभी भी गवर्नर ऑफ मद्रास बैठा है, गवर्नर ऑफ बॉम्बे बैठा है, गवर्नर जनरल सिर्फ यहाँ का हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बंगाल में जो बैठा है वो बाकी मद्रास और बॉम्बे से ऊंचे पद पे बैठा है, यानी कि ये इनको रूल करेगा। ठीक है, मतलब एक मेन सेंटर बंगाल हो गया और बंगाल से मद्रास और बॉम्बे कंट्रोल किए जाएंगे। गवर्नर जनरल यहाँ बैठा है, यहाँ पे सिर्फ गवर्नर बैठा है, यहाँ पे भी सिर्फ गवर्नर बैठा है, यहाँ पे गवर्नर जनरल बैठा है। ठीक है, तो अभी तक जो वॉरेन हेस्टिंग था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन चुका है। आप लोग बोलोगे तो उसके पद में बढ़ोतरी हो गई, तो उसको नुकसान कैसे हुआ वो भी बताते हैं अपन। यहाँ पे आप एक चार्ट देख सकते हो। सबसे पहली चीज़ कि गवर्नर ऑफ बंगाल बन गया है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि वॉरेन हेस्टिंग है इस टाइम। अब देखो रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर में पॉलिसी क्या थी वो समझते हैं थोड़ा सा, है ना। कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड होगा। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये कौन है, जो धंधा कर रही है, जो व्यापार कर रही है, जो ट्रेड कर रही है, जो इंडिया में ट्रेड कर रही है। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड होगा। इसके साथ में 4 मेंबर काउंसिल के और होंगे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होंगे। ठीक है, जो वॉरेन हेस्टिंग है यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेड है उसे कौन डिसाइड करेगा, उस ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ही अपने में से किसी एक बंदे को बोलेंगे चल भाई उठ जा, उधर हेड बन जा। ठीक है, यानी कि इतना हमें समझ में आ गया है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसे अपॉइंट कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन है, एक लोकल सी प्राइवेट कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें बहुत सारे मेंबर हैं, और वो जो बहुत सारे मेंबर किसी एक बंदे को खड़े करेंगे चल बे जा हेड बन जा करके, तो वो कहलाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड। पर 4 मेंबर काउंसिल के और होंगे इसके साथ में जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट 4 मेंबर को अपॉइंट करेगी। तो ये 4 मेंबर काउंसिल के हो गए। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जो 4 मेंबर काउंसिल के अपॉइंट किए हैं वो कौन कौन हैं। तो फिलिप फ्रांसिस जॉन क्लेवरिंग, जॉर्ज मॉनसन और रिचर्ड बारवेल करके कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे सिनेरियो ऐसे हो जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही डिसाइड की है अपने बीच से, बट जो 4 मेंबर आए हैं ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भेजे हुए हैं, है ना। ये जो 4 मेंबर हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट भेजी है, इतना बात आ गया समझ में। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कॉन्सेप्ट वाली बात, कि जो 4 बंदे हैं जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट की है उसमें से जो 3 हैं फिलिप फ्रांसिस, जॉन क्लेवरिंग और जॉर्ज मॉनसन, ये लोग बिल्कुल भी वॉरेन हेस्टिंग को पसंद नहीं करते थे। रिचर्ड बारवेल के साथ वॉरेन हेस्टिंग का थोड़ा बहुत जम जाता था, है ना। आप लोग बोलोगे इन लोग के रिश्तेदारी से हमें क्या मतलब है भाई, मतलब क्यों, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग कौन है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, और वो बाकी के प्रेसिडेंसीज को भी रूल कर रहा है, यानी कि बंगाल को भी, मद्रास को भी और अपना बॉम्बे को भी। ठीक है, अब जब भी ये कोई लॉ पास करेगा तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के पहले क्या हुआ करता था कि वो खुद बैठता था और लॉ पास कर दिया करता था। बट अब क्या है, ये काउंसिल के 4 मेंबर वाली बात हो गई है। अभी जो 3 लोग हैं ये लोग
उसके दोस्त नहीं है, ये एक जन बंदा है जो उसका थोड़ा बहुत दोस्त टाइप से बोल सकते हो। तो भी जो 3 लोग हैं, यहाँ पे एक वोटिंग वाली सिस्टम होती थी। अब लॉ आप ऐसी पास नहीं करोगे, जब मर्जी है तब लॉ पास नहीं कर सकते, अब आपको वोटिंग करनी पड़ेगी उसके ऊपर। तो ये जो 3 लोग हैं कभी भी वॉरेन हेस्टिंग के फेवर में वोट करते ही नहीं थे। तो वॉरेन हेस्टिंग एक पपेट के जैसे हो गया था। मतलब अगर उसे कुछ लॉ पास करना है तो 3 लोग तो बीच में घुस जाते थे, मतलब कुछ करने ही नहीं देते थे, और एक जन अकेला क्या उखाड़ लेगा वॉरेन हेस्टिंग के साथ मिल के। तो बात ऐसी हो जाती थी, मतलब सिस्टम जम नहीं रहा था वॉरेन हेस्टिंग के लिए, और वॉरेन हेस्टिंग परेशान हो जाता था। अब इसी के साथ में क्या हुआ, इसी रेगुलेटिंग एक्ट में ही सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बना 1774 में, मतलब इसी टाइम की बात है सुप्रीम कोर्ट। और ये वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो हम लोग आज देखते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ट्रायल के लिए बना था, इंडियंस के लिए नहीं थे। क्योंकि ब्रिटिश लोग का बोलना था कि इंडियन लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, उनका लॉ पिछड़ा हुआ है, तो उस तरीके से हम लोग यूरोपियंस का ट्रायल नहीं कर सकते। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट बना था, जो कि कलकत्ता में बना था, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश या यूरोपियन ट्रायल के लिए था। इंडियंस की कोई जगह नहीं थी वहाँ पे। और जो एलिजा इम्पे ये पहला जज बना। अब पता नहीं लड़का है कि लड़की है, क्या है पता नहीं। एलिजा इम्पे पहला जज बना। इसके साथ में रेगुलेटिंग एक्ट में और क्या चीज़ थी, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का एक पोस्ट बना। अभी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ये 24 मेंबर थे, ठीक है। अब आप लोग पूछोगे अगर ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 हैं तो ये जो 4 बंदे नए आए थे जो कि वॉरेन हेस्टिंग को परेशान कर रहे थे, ये लोग कौन थे? ये लोग काउंसिल के मेंबर थे, यानी कि इन लोग बैठ कर लॉ बनाएंगे, ठीक है। और इनके ऊपर निगरानी करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का एक पोस्ट बना जिसके 24 मेंबर होते थे। 24 मेंबर, ये जो 24 मेंबर है 4 साल के लिए अपॉइंट हुए, 4 साल के लिए। और इनके रिटायरमेंट का ऐसा था कि 1/4 एक साल में रिटायर होते रहेंगे। तो ऐसा था, ये होता कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, बट 24 मेंबर हुआ करते थे COD में। ये कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है। 24 मेंबर हुआ करते थे। इनका काम क्या होता था, वो जो काउंसिल में वॉरेन हेस्टिंग और वो जो 4 पंटर लोग मिल करके जो भी लॉ बना रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को भेजना एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम हुआ करता था। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो रेगुलेटिंग एक्ट के समय जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो पॉलिटिकल मैटर में काफ़ी घुसा हुआ था। मतलब वो लोग मिल करके जो भी लॉ बना रहे हैं, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करता था, उनका डॉक्यूमेंट को लेता था, पूछता था क्या बनाए हो, कैसे बनाए हो, और उस डॉक्यूमेंट को ये ब्रिटेन यानी कि लंदन ब्रिटिश टेरिटरी में भेजता था, ठीक है। बट यहाँ पे एक छोटा सा दिक्कत था, ये था दिक्कत कि एक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी। बोलने का मतलब डॉक्यूमेंट भेजना है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, बट उधर कलेक्ट कौन करेगा? तो कलेक्ट करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई बॉडी नहीं थी वहाँ पे। तो एक दिक्कत थी, डॉक्यूमेंट तो भेज देंगे बट उसे रिसीव कौन करेगा? उसके साथ में कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में था? कॉन्फ्लिक्ट था भैया ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यानी कि वॉरेन हेस्टिंग और इसके काउंसिल के मेंबर के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता था, कभी कोई लॉ पास नहीं हो पाता था। तो ये दिक्कत हुई थी, ठीक है। इस दिक्कत को दूर करने के लिए एक पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बताया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या कर रहा है, वो 4 पंटर और वो वॉरेन हेस्टिंग मिल करके जो भी लॉ बना रहे हैं, उस लॉ का डॉक्यूमेंट फॉर्म में ब्रिटेन में पत्री वत्री भेजना, इन्फॉर्मेशन भेजना, डॉक्यूमेंट भेजना कि इधर क्या चल क्या रहा है भाई सिस्टम, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम होता था। यानी कि इधर की इन्फॉर्मेशन को उधर पहुंचाना। बट इन लोग तो पहुंचा रहे हैं, बट उधर रिसीव कौन कर रहा है? क्वेश्चन मार्क। कौन रिसीव कर रहा है वही नहीं पता हमें। इस क्वेश्चन मार्क को दूर करने के लिए, यानी कि अगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यहाँ से कुछ चीज़ भेज रहा है तो उसे रिसीव कौन करेगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया। और साथ में आपको ये भी पता है कि जो वॉरेन हेस्टिंग है जो ऐसे करके बैठा रहता था, बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। क्यों? क्योंकि 4 मेंबर उस तरफ आ गए और उन लोग हमेशा डोमिनेट कर लेते थे वॉरेन हेस्टिंग को। तो वॉरेन हेस्टिंग अपने हिसाब से तो कोई लॉ नहीं बना पाता था,
तो उस चीज़ को भी इसमें बैलेंस किया गया, यानी कि इसमें दो चीज़ को बैलेंस किया गया। एक जो कम्युनिकेशन वाली प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व किया गया कि जो डॉक्यूमेंट COD भेज रहा है उसे यहाँ रिसीव कौन करेगा, ब्रिटेन में रिसीव कौन करेगा उस डॉक्यूमेंट को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। और दूसरी चीज़ ये कि वॉरेन हेस्टिंग अकेला पड़ जाता था भाई साहब, वो 3 लोग मिल करके दबा देते थे। तो उस दिक्कत को भी सॉल्व किया गया, बैलेंस किया गया सिचुएशन को। अब देखते हैं कैसे। तो इसे कंपनी राज भी बोलते हैं, कंपनी राज। तो ये जो कंपनी राज है, जैसे कि मैं आपको बताया कि इसमें बैलेंस करेंगे इन लोग पावर को, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग बेचारा बन गया था उन लोगों के सामने, तो उस चीज़ को बैलेंस इसमें कैसे किए वो देखो। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यानी कि वॉरेन हेस्टिंग जो भी बना हुआ है, उसके साथ में जो 4 काउंसिल के मेंबर होते थे, अब उसे 4 से हटा करके 3 कर दिए 3 कर दिए, एक मेंबर को माइनस कर दिए। अब आप लोग देखोगे तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ काउंसिल के 3 मेंबर बस और हैं, है ना। अब यहाँ पे बेसिकली बात ये होती है, मान लो 2 लोग एक फेवर में गए, 2 लोग एक फेवर में गए, तो ऐसे में तो यार टाई हो गया, है नहीं। तो ऐसे में किसका सुना जाएगा, यानी कि बोलने का मतलब 2 लोग का मत एक था, फिर 2 लोग का मत कुछ अलग था, तो ऐसे में तो टाई हो गया, ड्रॉ हो गया ऐसे में। तो इस सिचुएशन से उलझने के लिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक पावर और दी गई, वो थी कास्टिंग वोट की। यानी कि अगर ड्रॉ की स्थिति हो रही है, 2 लोग बोल रहे हैं हाँ, 2 लोग बोल रहे हैं ना, तो कास्टिंग वोट बेसिकली क्या होगा, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ये पावर देता है कि अगर ड्रॉ की कंडीशन हो रही है, मतलब टाई हो रहा है, तो एक कास्टिंग वोट आप अपनी तरफ से कर दो, तो उससे क्या है, उसके फेवर में बात आ जाएगी। तो कास्टिंग वोट भी पिट्स इंडिया एक्ट में मिला, यानी कि बेचारे को थोड़ा सा इंसाफ मिल रहा है, पूरा नहीं मिल रहा है। अब आपको मैं बताया था कि जो COD था यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, वो इन लोगों का मैटर को कलेक्ट कर रहा है, डॉक्यूमेंट को कलेक्ट कर रहा है और डॉक्यूमेंट को भेज रहा है लंदन, इंग्लैंड में। बट इंग्लैंड में किसके पास भेज रहा है वाली दिक्कत थी। तो इंग्लैंड में भैया ये भेज रहा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अब डॉक्यूमेंट भेजेंगे, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये 6 मेंबर का था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपका 6 मेंबर का बना हुआ था, ठीक है, 6 मेंबर का था। अभी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये बैठा है लंदन में, ब्रिटेन में बैठा है, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो तो इंडिया में ही बैठा था, है ना। अब यहाँ पे सोचने वाली चीज़ है, कमाल की चीज़, कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को गाइड करेगा। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को गाइड करेगा, ठीक है। और इसके साथ में एक चीज़ और, इसके पहले आपको पता होगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पॉलिटिकल मैटर में थोड़ा कूद चुका था, यहाँ पे थोड़ा सा उससे पावर को छीना गया। यहाँ पे अब बोला गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं होगा, ठीक है। मतलब कोई ज़रूरत नहीं है तेरे को पॉलिटिकल होने का, कोई ज़रूरत नहीं है पॉलिटिकल होने का, है ना। पॉलिटिकल वाला मैटर को सब हम देख लेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल वर्क करेगा, यानी कि पतरी वाला वर्क करेगा, सिर्फ जो कागज वागज इधर से उधर लेन देन वाला, बस। ज़्यादा पॉलिटिकल मैटर में रूल कैसे बन रहा है, बाबू ने खाना खाया कि नहीं, मतलब इतना जो छोटे चीज़ पे ध्यान नहीं देगा, सिर्फ कमर्शियल वर्क करेगा, जन्म पत्री वाला काम करेगा, बस, है ना। इसके साथ में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट क्या है भाई, BOD जो भी है, ये कंपनी को अब रेगुलेट भी करेगा, यानी कि ये अब लंदन में बैठा है और लंदन से सीधा कंट्रोल करेगा, ठीक है। इसके पहले तक मतलब आप देख रहे हो धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी पावर कम होते जा रही है, कैसे उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट हावी होते जा रही है। तो अब ये लंदन में बैठ के सीधे कंपनी को कंट्रोल करेगी पिट्स इंडिया एक्ट में। इसके साथ में पार्लियामेंट को भी एक पावर मिला। पार्लियामेंट को क्या पावर मिला, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू रिकॉल। रिकॉल मतलब वापस आ जाओ भाई वापस। इसके तहत ये बात हुई थी कि अगर कोई बंदा अच्छे से काम नहीं कर रहा है
तो उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट इंग्लैंड वापस बुला लेगी, भाई तुमसे नहीं हो रहा है, तुम वापस आ जाओ, ठीक है। जो लोग मैनेजमेंट को चला रहे हैं उनको वापस बुला सकती है। तो मैनेजमेंट को चला कौन रहा है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चला रहा है, और साथ में काउंसिल के मेंबर, जो कि अभी 3 हो चुके हैं, बताया था ना, 1 कम हो गए, तो ये 3 मेंबर और एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो अगर इन लोग अच्छे से काम नहीं करेंगे तो तुमसे नहीं हो रहा है करके इन लोग कभी भी बुला लेंगे इंग्लैंड कि तुमसे नहीं हो रहा है, इंडिया से वापस आ जाओ अपना बोरिया बिस्तर बंद करके। सोचने वाली बात यह है कि जो काउंसिल के मेंबर थे, इसे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही भेजी थी सेलेक्ट करके कि तुम जाओ भाई इंडिया में करके। बट जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड था। ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, यानी कि जो वॉरेन हेस्टिंग था, उसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने बीच में से उठा करके सेलेक्ट की थी कि जाओ भाई तुम बनो हेड। तो सोचने वाली बात यह है, सेलेक्ट भले कंपनी के लोग किए थे, पर अगर ये अच्छे से काम नहीं करेगा तो इसे इंग्लैंड वापस बुला लिया जाएगा, ये सोचने वाली बात है। सेलेक्ट इसको कोई और किया, इसको तो चलो इंग्लैंड से ही सेलेक्ट किए थे इन लोगों को, 3 मेंबर लोग को, चिल्लर पार्टी लोग को। अच्छे से काम नहीं करेंगे तो इनको वापस बुला लिए। बट जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग सेलेक्ट किए थे, अगर ये अच्छे से काम नहीं करेगा तो इसे भी वापस बुला लिया जाएगा, ठीक है। और पिट्स इंडिया एक्ट में ही पहली बार ब्रिटिश ने बोला था कि इंडिया अब ब्रिटिश का है, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। ये वाला जो स्टेटमेंट है ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया वाला, ये पहली बार पिट्स इंडिया एक्ट में ही ब्रिटिश लोग बोले थे कि ये इंडिया की पोजीशन है। यानी कि आप लोग देख रहे हो, ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी ऐसा क्लेम नहीं की थी कि इंडिया उनका है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी ऐसा क्लेम नहीं की थी कि इंडिया उनका है। वो लोग तो सिर्फ धंधा कर रहे थे और उनका कोई भी पॉलिटिकल कंट्रोल जमाने का कुछ एम नहीं था। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट धीरे धीरे हावी होते गई और इनडायरेक्टली अब वो ये बोल चुकी है कि इंडिया अब ब्रिटिश का है, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। तो ऐसे धीरे धीरे अपना कंट्रोल जमाते जा रही है। इसके बाद आएंगे चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट जो 4 चार्टर एक्ट 20-20 साल के गैप में आएंगे। अब जैसे जैसे एक्ट आगे बढ़ते जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट की पावर बढ़ती जाएगी और जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी पावर कम होते जाएगी। और जो लास्ट वाला जो चार्टर एक्ट था, जो 1853 वाला होगा सबसे लास्ट वाला, उसके आते आते तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो एकदम ख़त्म हो चुका होगा लगभग। मतलब उसके बाद वो कभी भी हट सकता है। उसके बाद कोई 20 साल वाला टेंडर की बात ही नहीं है। अब जब चाहो तब हटोगे। तो ऐसे करते करते 1858 यानी कि 1857 का रिवॉल्ट भी आ जाएगा धीरे से। तो 1857 में रिवॉल्ट हो जाएगा और 1858 तक के फुल्ली ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये टेरिटरी आ जाएगी और ईस्ट इंडिया कंपनी जा चुकी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। कैसा लगा वीडियो बताना कमेंट सेक्शन पे। बहुत अच्छा नॉलेज दे रहा हूँ मैं, डीप में दे रहा हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बताना कि कैसा लगा।